Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing important previous year questions from the chapter "The End of Bipolarity," which is your syllabus for RT3 paper 2. And in this chapter, some parts of the third chapter, that is U.S. hegemony in world politics, some parts of that chapter is also added. So first of all, we will discuss the original content which were there in the second chapter. And in this regard, we were discussing the question, one of the most important question, and the question is, explain any 6 reasons for the disintegration of USSR. It can be 4 reasons also, it can be 2 reasons also. We are just discussing 6 reasons जो कि सबसे ज़्यादा हो सकता है. 6 मार्क्स के क्वेश्चन ही आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं क्वेश्चन में वो 6 मार्क्स का होता है. तो इसलिए अगर 6 रीजंस किए रहेंगे तो ऑब्वियसली 2-4 पूछेंगे तो उसको आप कवर कर सकते हैं. तो हमने इसमें कुछ 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया था, 4 रीजंस. जैसे फर्स्ट है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन. इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी. स्टैग्नेंट मीन्स ग्रोथ रुक गया था बिकॉज इकोनॉमी क्लोज्ड थी, कहीं से भी आना जाना कुछ भी नहीं था, है ना. और इसमें स्टैग्नेंट जो हुई इकोनॉमी, इसके पीछे एक तो ये रीज़न था कि इकोनॉमी क्लोज थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कंट्रोल था, कहीं से बाहर से ना कोई गुड्स आ सकते थे, ना कैपिटल आ सकती थी, ना टेक्नोलॉजी आ सकती थी. और इसके साथ साथ इसी इकोनॉमिक रीजन में ही, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन में ही हमें एक और पॉइंट जोड़ना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है जिसको हमने उसने डिस्कस किया था कि इकोनॉमी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था. कहाँ से प्रेशर था? प्रेशर था कि द यूएसएसआर हैज़ टू कम्पीट विद द यूएसए, है ना. क्योंकि यूएसएसआर जो है वो एक सुपर पावर था. यूएसए और यूएसएसआर के बीच में राइवलरी थी, कोल्ड वॉर चल रहा था. तो यूएसएसआर को यूएसए से पीछे नहीं होना था, है ना. कंपटीशन थी, और इस कंपटीशन में यूएसएसआर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो न्यूक्लियर और मिलिट्री जो आर्सेनल है अपनी, उसकी बराबरी की रखे. ये एक रीज़न था इकोनॉमी पे प्रेशर का. दूसरा रीज़न जो इकोनॉमी पे प्रेशर था वो ये था कि अपने जो सैटेलाइट कंट्रीज थे उसको इसको फाइनेंशियल हेल्प देना पड़ता था. नॉट ओनली दिस, जो इसकी खुद की कंट्री के अंदर, यूएसएसआर के अंदर जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, किजिकिस्तान, ये जो कंट्रीज थे, ये जो रिपब्लिक्स थे यूएसएसआर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे. इनको काफ़ी इन पर खर्च करना पड़ता था यूएसएसआर को. तो ये रीजंस थे इकोनॉमी पे प्रेशर होने का. और दूसरी तरफ इकोनॉमी ओपन नहीं थी, जिसके कारण इकोनॉमी जो था, इकोनॉमी का ग्रोथ जो है वो रुक गया था, स्टैग्नेंट हो गई थी. ये एक रीज़न बना. इसमें दोनों चीज़ें जरूर आनी चाहिए. इकोनॉमी पे प्रेशर का रीज़न क्या था उसको आप एक सेपरेट पॉइंट, ये एक मेन पॉइंट होगा, इसके अंदर आपके सेपरेट पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है. और इकोनॉमी क्लोज थी, जिसके कारण टेक्नोलॉजी, कमोडिटी एंड कैपिटल किसी का भी आना जाना नहीं था, जो कि स्टैग्नेंट बना दिया इकोनॉमी को, ठीक है. और उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न जिसको हमने डिस्कस किया था, पॉलिटिकल स्टैग्नेशन आ गया था. क्यों? क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम थी. सिंगल पार्टी सिस्टम होने के कारण गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं होती है. ये एकदम नेचुरल आउटकम है. जैसे ही सिंगल पार्टी सिस्टम आएगी वो अनडेमोक्रेटिक हो जाएगी, वो अनअकाउंटेबल हो जाएगी. और यही हुआ यूएसएसआर में भी. और इसके कारण लोगों के जो एस्पिरेशंस थे, लोगों के जो डिमांड्स थे, वो बिल्कुल भी पूरे नहीं हो पा रहे थे. लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन आया, डिटैचमेंट आया, और लोगों ने अपने कंडीशन को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया वेस्टर्न कंट्रीज के साथ. एंड व्हेन दे started comparing, what they found that they are far behind the countries of western world. और तब उनके अंदर का जो डिससेटिस्फैक्शन था वो और भी ज़्यादा, उसका जो डिग्री था वो और भी बढ़ गया. उसके बाद जो रीज़न है वो है स्टैग्नेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन. एज वी हैव सीन, वी हैव डिस्कस्ड इट कि पॉलिटिकल पावर को एक्चुअली जो यूज़ करते हैं, जो इम्प्लीमेंट करता है, वो
एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो हमारा ब्यूरोक्रेसी होता है। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो क्या हुआ कि उसने क्या किया कि अपनी पावर को मिसयूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, स्टेट बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, और इसके स्टेट के पावर को यूज़ करने वाला ब्यूरोक्रेसी था। तो जिस पर्पस से यूएसएसआर आया था कि एक इगालिटेरियन सोसाइटी बनाना चाहते हैं, और इसीलिए कम्युनिज्म को लाया गया, इसीलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को एंड किया गया। बट व्हाट हैपेंड दैट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाज नॉट एबल to create an egalitarian society. Actually वहाँ पे क्लास हो गया, ये ब्यूरोक्रेट्स का क्लास हो गया, जो कि हाईली पावरफुल थे सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, एंड दे वर नॉट ओनली पावरफुल, दे वर मिसयूजिंग देयर पावर। करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में। तो ये हमने डिस्कस किया। देन रसिया जो थी, रसिया का डोमिनेंस था यूएसएसआर के अंदर, और ये जो रशियन कल्चर, रशियन लैंग्वेज इसको इम्पोज किया जाता था, इसके कारण डिससेटिस्फैक्शन जो था अदर रिपब्लिक्स में बहुत ज़्यादा था। और इसी के साथ एक और जो रीज़न जिसको आज अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राइज ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। द फिफ्थ रीजन इज rise of nationalist feelings. Now what do we mean by this nationalist feeling? देखो क्या हुआ, जो यूएसएसआर था उसके अंदर ये दिस आल्सो बिकेम वन ऑफ द इमीडिएट कॉजेज जो अगर आता है एग्जाम में आपके, ऐसे भी क्वेश्चन अभी तक में नहीं आया, प्रीवियस ईयर पेपर में अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन नहीं है, बट इट डज नॉट मीन कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं। हर साल एवरी ईयर व्हेनेवर हम पेपर देखते हैं तो कुछ ना कुछ न्यू क्वेश्चंस ऑलवेज होते हैं। सो इफ यू आर एमिंग 90+, देन you should not go only for the previous year questions, because previous year question करके आप 80s में आ जाओगे, बट अगर 90s पे आना है तो उसके लिए आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने होंगे जो कि आज तक नहीं आए हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि व्हाट वर द इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो दिस राइज ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स, दिस इज द immediate cause of disintegration of USSR। एंड इसके साथ साथ एक और जो अभी इसके बाद वाला जो हमारा पॉइंट होगा, पॉइंट 6, वो भी दैट विल आल्सो कम अंडर इमीडिएट कॉज। तो ये दोनों पॉइंट 5 एंड पॉइंट 6 विल बी द इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर में क्या हुआ कि नेशनलिज्म की फीलिंग जो थी वो जनरेट किया। अब ये नेशनलिज्म की फीलिंग जो है इसको लेकर के भी बहुत सारे जिसको हम कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी है। जैसे पहले ऐसा माना जाता था कि यूएसएसआर बहुत बड़ी, अगर आप उसके मैप को ऑब्जर्व करते हैं तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ बिग द कंट्री इज। और सिर्फ इट वाज नॉट जस्ट अ बिग कंट्री, एक्चुअली इट इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी। इतनी ज़्यादा वहाँ पर डाइवर्सिटी थी, इतने डिफरेंट कल्चर के लोग, इतने डिफरेंट लैंग्वेज के लोग साथ साथ रह रहे हैं। तो ऐसे कंट्री में डिससेटिस्फैक्शन होना बहुत ही लाजमी है। इट्स वेरी नेचुरल फॉर पीपल टू बी डिससेटिस्फाइड, बिकॉज इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को साथ लेकर चलना इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिकली उस लेवल के डाइवर्सिटी को हैंडल नहीं कर सकती है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर उसमें डेमोक्रेसी आएगी तो वो साथ रह ही नहीं पाएंगे, और वही चीज़ हुआ एक्चुअली। और इसमें एक चीज़, ये जो व्यू है ये माना जाता था पहले बिफोर डिसइंटीग्रेशन कि अगर यूएसएसआर में नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी तो वो आएगी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में। सेंट्रल एशियन जिनको कि अभी हमने जिसके बारे में बताया, जो कि बैकवर्ड कंट्रीज थी, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो कंट्रीज, ये जो रिपब्लिक्स थी यूएसएसआर के अंदर, ऐसा माना गया था, इट वाज अज्यूम्ड कि व्हेन एवर द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म विल कम इन
USSR, it will come from these Central Asian republics only, because वहाँ का जो कल्चर था वो टोटली डिफरेंट था बाकी USSR से। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, जो हुआ एक्चुअली उसमें हम क्या देखते हैं कि नेशनलिज्म की फीलिंग इन कंट्रीज में, जिसको कि हम कह रहे हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, इनमें बिल्कुल भी नहीं आई। नेशनलिज्म की फीलिंग जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर हमें देखने को मिला, वो कंट्रीज़ जो थे वो कंट्रीज़ थी जो कि बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ थी USSR की, जो कि बहुत जिसको हम कहेंगे कि जिन पे यूरोप का असर बहुत ज़्यादा था, जो कि प्रॉस्पेरस रिपब्लिक्स थे USSR के, जैसे रसिया, देन बाल्टिक एरियाज, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये जो जगह थी, ये जो रिपब्लिक्स थे, इनके अंदर सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट फीलिंग आई। और यहीं से हम कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन का जो सही में टूटना जो दिखाई देने लगा, वो यहीं से हुआ। ये सब चीज़ें बहुत पहले से थी, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, डोमिनेंस ऑफ रसिया, दीज थिंग्स वर बहुत पहले से वो चीज़ें थी। बट जब हमें आंखों से दिखने लगा कि यस कुछ गड़बड़ हो रहा है, पूरी दुनिया को पता चलने लगा इन चीज़ों के साथ, जब ये जैसे रसिया, जॉर्जिया और यूक्रेन जैसे कंट्रीज़ में जब विरोध की जो चीज़ें थी, जब नेशनलिज्म फीलिंग जो है वो जब आने लगती हैं, तो ये टूटना स्टार्ट होता है। एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड इमीडिएट कॉज, है ना। अब इसी के साथ हमारा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज़ द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय गोर्बाचेव। गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स को स्टार्ट किया, that is also one of the most important reason, and that is also the immediate cause of the disintegration of USSR. So we will discuss the reforms which were initiated by this, which is one of the initiated by Gorbachev, and these reforms were one of the causes of the disintegration of USSR. So reforms initiated by Gorbachev. Here you must understand one more thing कि though this question has also not never came in the previous year, जो अभी हम बताने जा रहे हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन मतलब काफ़ी बहुत एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हाउ फार गोर्बाचेव वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। किस हद तक हम कह सकते हैं कि गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स थे एक्चुअली दे वर द ओनली रीज़न फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कभी आया नहीं है, बट आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और एज आई टोल्ड यू कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कभी भी आपको कितनी भी आप तैयारी करके जाइए, ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे वही क्वेश्चंस आएँ जो कि आपने जिसको पहले से तैयार करके रखा है। कुछ ना कुछ न्यू क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैट नॉट टू लूज कॉन्फिडेंस, है ना। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपने कभी भी जिसको नहीं देखा हो कहीं पे भी, इससे घबराना नहीं है, बस यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ और लिखना है इसके लिए। लेकिन कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे। इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग फॉर रिटन पार्ट का अगर नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा एट दैट टाइम। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू एट दिस टाइम दैट यू मस्ट स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स, बिकॉज जो भी हम जान रहे हैं, वॉट एवर वी आर नोइंग, वी विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस एवरीथिंग if we are not in the habit of writing the answers.
So it is advice from me that you must start writing. Okay, तो यहाँ पर ये एक सेपरेटली क्वेश्चन भी हो सकता है। यहाँ पर तो हम उसको एक उसी पार्ट में जोड़ के देख रहे हैं कि कैसे 6 रीजंस जो हमें बताने थे डिसइंटीग्रेशन के, उसमें ये हमारा लास्ट रीजन है, बट ये आप उसके साथ जोड़ के हमको चलना है। ये डिफरेंट क्वेश्चन भी ये हो सकता है, ठीक है। तो गोरबाचेव के बारे में क्या हम देखेंगे कि गोरबाचेव जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं 1985 में, और इसी के साथ 1985 का जो पीरियड है ना, वो समय है जबकि यूएसएसआर की कंडीशन खराब होनी पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी थी। और इसमें एक और रीज़न है जो यूएसएसआर का इतना कंडीशन, जो इकोनॉमिकली जो पुअर कंडीशन होती जा रही थी, इकोनॉमी जो ख़राब होती जा रही थी, उसके पीछे एक रीज़न है अफ़गानिस्तान। एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें अफ़गानिस्तान जो 1979 में यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान पे जो मिलिट्री इंटरवेंशन किया, वो बहुत सारी चीज़ों को उसने पैदा किया। मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी दुनिया में आज के समय में जिन प्रॉब्लम्स को हम इतना बुरी तरह फेस कर रहे हैं, तालिबान की प्रॉब्लम है, आज टेररिज्म का शिकार अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ तक हो जाते हैं, 9/11 का इंसिडेंट हम पढ़ चुके हैं, ये सारे का जो अगर जड़ देखा जाए ना तो वो अफ़गानिस्तान का जो यूएसएसआर का जो मिलिट्री इंटरवेंशन अफ़गानिस्तान में था वही है। हालांकि यू आर नॉट सपोज टू रीड ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल अंडर योर सिलेबस, तो यहाँ पर उसका जिक्र करने की बहुत ज़्यादा आई डोंट नीड टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल, दो अफगानिस्तान हैज़ बीन एडेड इन योर सिलेबस, है ना। जो थर्ड चैप्टर यूएस हेजिमनी है उसमें अफगानिस्तान को ऐड किया गया है एज अ टॉपिक। तो जब हम वहाँ पर जाएंगे तो अफ़गानिस्तान को आई विल डिस्कस। पहले जो हमने पहली बारी जब हमने अपनी चैप्टर को कंप्लीट किया था तो उसमें अफ़गानिस्तान पे हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, उसको मैं फिर से बताऊंगी। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि जो समय अगर देखें 1985 और 1979 में अफ़गानिस्तान पर इंटरवेंशन हुआ था, तो उसी समय से जो कंडीशन थी ना यूएसएसआर की, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ चुकी थी, ठीक है। तो जब गोरबाचेव आए, इकोनॉमी की जो कंडीशन थी वो उन्होंने देखा और इस बात को समझ गए गोरबाचेव कि यहाँ पर अगर यूएसएसआर को बचाना है तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द कंट्री कैन नॉट बी सेव्ड इन द एब्सेंस ऑफ रिफॉर्म्स, तो रिफॉर्म्स लाने इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो उन्होंने रिफॉर्म्स लाया वो रिफॉर्म्स जो थे वो किस तरफ उनका डायरेक्शन क्या था, व्हाट वाज द डायरेक्शन। जो रिफॉर्म्स लाए वो जो थे वो डेमोक्रेटाइजेशन पर बेस्ड था, ठीक है, डेमोक्रेटाइजेशन पर बेस्ड था और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने पर बेस्ड था, इम्प्रूविंग ठीक है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनके साथ उसने रिलेशन को उन्होंने अपना इम्प्रूव करना स्टार्ट किया और डेमोक्रेटाइजेशन के भी प्रोसेस को स्टार्ट किया। और इस इनके रिफॉर्म्स में इन्होंने 2 मेन रिफॉर्म्स किए जिनको कि हम लोग रशियन लैंग्वेज में ही हम उसको डिस्कस, उनका नाम है वो है ग्लासनोस्त एंड पेरेस्ट्रोइका। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका? ये 2 रिफॉर्म्स लाए गए थे गोरबाचेव की तरफ से। अब ये ग्लासनोस्ट जो है उसका मतलब होता है ओपननेस, ठीक है।
और जो पेरेस्ट्रोइका है उसका मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग। तो जहां पर ग्लासनोस्ट की बात कर रहे हैं हम, तो ग्लासनोस्ट का क्या मतलब हो रहा है कि उन्होंने ओपन करना स्टार्ट किया, इकोनॉमी ओपन की, पॉलिटी को ओपन किया, और साथ ही साथ इकोनॉमी का रिस्ट्रक्चर भी स्टार्ट किया। तो ये दो टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अपने आंसर में आप जरूर दीजिए, क्योंकि ये दीज आर द की वर्ड्स, है ना। तो इन दो रिफॉर्म्स को ला करके उन्होंने पूरा जो डायरेक्शन था कम्युनिज्म का उसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम इसी कंडीशन को कंपेयर करें चाइना से, हमने चाइना भी डिस्कस किया है ना। चाइना में क्या हो रहा था, चाइना में भी प्रॉब्लम आ रही थी, जो वहाँ की भी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, है ना, वहाँ भी प्रॉब्लम बहुत आ रही थी। ग्रोथ रेट कम हो गया था, इकोनॉमी बिल्कुल क्लोज थी, कहीं बाहर से कोई रिलेशन नहीं, कुछ भी आना जाना नहीं। तो इन सब को लेकर के धीरे धीरे ग्रोथ रेट काफ़ी कम होता जा रहा था, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, वहाँ पॉपुलेशन की अलग प्रॉब्लम थी, है ना। तो वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने ये इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम थी ना उसको उन्होंने 70s के ही स्टार्टिंग में पकड़ लिया कि इकोनॉमी इस तरह से नहीं चल पाएगी, है ना। और 72 से ही हम देखते हैं क्या कि उन्होंने मॉडर्नाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे चेंजेस लाने इकोनॉमी में, इकोनॉमी को धीरे धीरे बहुत स्लोली उन्होंने एकदम आराम से ओपन करना स्टार्ट किया। तो ये जो चाइना में जो चीज़ें 70s के दशक के स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो गया, और शायद यही कारण है कि आज भी चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है एंड इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग, और एक बहुत ही बड़ा सुपर पावर की तरफ वो बढ़ रहा है। जो नेक्स्ट सुपर पावर ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के बाद चाइना ही होगा। तो चाइना ने समय रहते काम कर लिया, वही काम गोरबाचेव ने भी किया, लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ यूएसएसआर ही खत्म हो गया। And many times Gorbachev is held responsible for the disintegration of USSR. ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए, ये ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, एक्चुअली इनके कारण ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, ऐसा भी कहा जाता है। बट हम इसको सही नहीं कहेंगे, ये बात नहीं है कि गोरबाचेव के कारण ही, गोरबाचेव के रिफॉर्म्स के कारण ही डिसइंटीग्रेशन होता है। गोरबाचेव ने रिफॉर्म्स लाया, रिफॉर्म्स लाने का पर्पस था कि जो इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ गई थी, जो टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस आ रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हो गया था, जो क्लोजनेस थी इकोनॉमी की, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, उसके कारण जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इन्होंने ये तरीके अपनाए थे, एंड ये बिल्कुल सुटेबल तरीका था। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट हुआ वो दैट वाज नेवर एक्सपेक्टेड बाय एनीवन कि इन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए उसका ये नतीजा होगा कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। हालांकि हम कह सकते हैं कि इनके जो रिफॉर्म्स थे उन्होंने उस डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस को एक वो दिया, पुश दिया। अगर ये रिफॉर्म्स नहीं होते तो भी डिसइंटीग्रेशन होता, ये नहीं हम कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन होता नहीं होता, बट थोड़ा और टाइम लग सकता था। तो इन्होंने एक धक्का दिया कहा जा सकता है। हालांकि इनका इंटेंशन ये नहीं था कि वो यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट करना चाहते थे, बट ये जिस तरह से चीज़ें आई सामने, वो उससे यही समझ में आया कि ये बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल रीज़न बना। लेकिन अगर ये नहीं भी लाते तो भी डिसइंटीग्रेट करता। और इसी के साथ साथ कुछ अदर डेवलपमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि हम क्या देखते हैं कि जो यूएसएसआर में जो अभी तक एक कम्युनिस्ट कंट्री के अकॉर्डिंगली यूएसएसआर वाज अ सिंगल पार्टी सिस्टम, है ना। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट कर दिया, दैट इज ओपननेस। पॉलिटी को ओपन किया, इकोनॉमी को तो ओपन किया ही, पॉलिटी को भी ओपन किया। तो ये था प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। तो हम ये कहेंगे कि जिस तरीके से चीजें बढ़ी, इसी के साथ साथ उधर नेशनलिस्ट फीलिंग्स भी आ गई थी। जो प्रॉस्पेरस रिपब्लिक्स थे,
जॉर्जिया है, रशिया है, इन सब में नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई। तो ये चीज़ें आपस में इस तरह से मिली। और एक चीज़ ये भी हुआ कि जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे वहाँ पर भी प्रोटेस्ट होने लगा, वहाँ पे भी जो कम्युनिस्ट रेजिम था वो भी टूटने लगा। और जब भी, ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट पहले नहीं होता था, प्रोटेस्ट पहले भी होता था, बट what was the attitude of USSR कि whenever such protest arose heavily उसको सप्रेस किया जाता था। लेकिन गोरबाचेव ने उसको सप्रेस नहीं किया क्योंकि चीज़ें हाथ से निकलती जा रही थी। तो यहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। हम जिस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं उस क्वेश्चन में हमें 6 रीजंस बताने हैं इसके डिसइंटीग्रेशन का, कि यूएसएसआर क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ। तो 6 रीजंस में छठा जो रीजन है हमारा वो है, दिस इज द 6th रीजन, ठीक है, रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय गोरबाचेव। इसमें हम यही बताएंगे कि ये रिफॉर्म्स जो है वो गोरबाचेव ने लाए, जिनका एम था डेमोक्रेटाइजेशन और साथ ही साथ वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहते थे। तो उन्होंने रिफॉर्म्स लाया ताकि जो प्रॉब्लम है सिस्टम की उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। बट एक्चुअली दिस रिफॉर्म्स बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। इन रिफॉर्म्स के तरफ भी 2 तरह के व्यूज जा रहे थे। देयर वर सम पीपल हु वर ऑफ द ओपिनियन दैट गोरबाचेव हैज brought reforms, it's okay, but the pace of reform, the speed of reform is very slow. It should be the reforms बहुत तेजी से आनी चाहिए, बहुत स्लो ला रहे हैं। तो एक ग्रुप उनके अगेंस्ट हो गया क्योंकि उनको ये लगता था कि ये बहुत धीमे धीमे ला रहे हैं। दूसरा ग्रुप जो था वो क्या, उसको लगता था कि रिफॉर्म्स आने ही नहीं चाहिए। तो गोरबाचेव को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था क्योंकि जो लोग सिस्टम से डिससेटिस्फाइड थे उनको लगता था, 2 तरह के लोग थे, है ना, पूरा का पूरा अगर यूएसएसआर को देखें तो 2 टाइप्स ऑफ पीपल वर देयर। एक थे जो कि सिस्टम को अपोज कर रहे थे, जिनको वो सिस्टम नहीं चाहिए थी। एक थे जो सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि कम्युनिस्ट हार्डलाइनर जिनको हम कह सकते हैं। तो कम्युनिस्ट हार्डलाइनर जो थे वो गोरबाचेव के अपोजिट हो गए क्योंकि गोरबाचेव ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स ला रहे थे कि उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद था। कम्युनिज्म तो क्लोज्ड चाहते हैं, सब कुछ क्लोज करके रखा हुआ था, ये ओपन कर रहे हैं, तो दे नेवर सपोर्टेड गोरबाचेव। दूसरी तरफ जो सिस्टम के अगेंस्ट लोग थे वो भी नहीं गोरबाचेव को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको बहुत जल्दी रिफॉर्म्स चाहिए थे। जिस तरीके से ये रिफॉर्म्स ला रहे थे वो उनके हिसाब से बहुत स्लो था। तो गोरबाचेव जो थे, रिफॉर्म्स उन्होंने लाया, ये 2 रिफॉर्म्स लाए। इनका क्या मतलब है, इनका डायरेक्शन किस तरफ था, और इनसे जो एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस था वो कॉन्सिक्वेंस नहीं मिलके कॉन्सिक्वेंस ये मिलता है कि कोई कहीं से भी गोरबाचेव को सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और इसी में आगे जिस तरीके से जो घटनाएं होती हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, नेशनलिस्ट फीलिंग्स जनरेट हो जाती है रिपब्लिक्स में, देन जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज जो कि सोवियत ब्लॉक की कंट्रीज थे वहाँ पर कम्युनिस्ट रेजिम के अगेंस्ट लोग उठा लेते हैं आवाज़, प्रोटेस्ट करते हैं, फाइट करते हैं, और इस तरह से अल्टीमेटली हम कहेंगे कि यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, ये दीज आर द रीजंस, यही हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक अलग से जो क्वेश्चन हमने कहा कि ये आ सकता है कि गोरबाचेव कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल थे, तो उसमें हमें यही बताना है, पहले तो उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए, देन हमें ये बताना है कि उन रिफॉर्म्स के आने के बाद गोरबाचेव को सपोर्ट कहीं से भी नहीं मिल रहा था। 2 ग्रुप में बट गई थी कंट्री, जो कम्युनिस्ट हार्डलाइनर्स थे वो भी नहीं सपोर्ट कर रहे थे, जो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे वो भी नहीं सपोर्ट कर रहे थे, और इन सब के साथ साथ नेशनलिस्ट फीलिंग्स आ गई। तो इसमें ये समझा जाएगा कि अगर गोरबाचेव ये रिफॉर्म्स नहीं भी लाते तो भी डिसइंटीग्रेशन होना था, हो सकता है थोड़ा टाइम लग सकता था, बट डिसइंटीग्रेशन तो होना ही था। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि गोरबाचेव के रिफॉर्म्स के कारण ही, दैट वाज द ओनली रीजन
for the disintegration of USSR. No, it's not like that. That was not the only reason. That was one of the most important reasons for the disintegration of USSR. So with this, we have completed this question, which is the most important, one of the most important question from this chapter. We will discuss other questions in the next class.